हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 4। इसमें फॉलोइंग टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। माइल्ड स्टील का कर्व प्रोपोर्शनल लिमिट से इलास्टिक लिमिट तक किस तरीके का होता है, वो अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट क्या होते हैं माइल्ड स्टील कर्व में, हमने वो देखा है। स्ट्रेन हार्डनिंग का क्या कंसेप्ट है, नेकिंग का क्या कंसेप्ट है, ये सभी हम देखेंगे। शियर अंडर एक्सियल लोड, किसी एलिमेंट पर अगर हम एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन लगाते हैं तो उसकी वजह से शियर किस तरह से जनरेट होता है, तो थोड़ा वो देखेंगे। कार्बन परसेंटेज और उसकी वजह से माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आता है, जो चेंजेस आते हैं, उसको देखना है। और माइल्ड स्टील का कंप्रेशन कर्व, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। हर टॉपिक के पहले एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेंगे जिससे आपकी क्वेरी थोड़ी बढ़ेगी, फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट को समझेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन एमएस मतलब माइल्ड स्टील टेंशन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो माइल्ड स्टील का टेंशन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट से लेके इलास्टिक लिमिट तक की बात कर रहा है। प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया आपका, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ए, ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, और बी है आपका इलास्टिक लिमिट। ये हम इन लिमिट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके बीच का जो पोर्शन है उसके बारे में ये बात कर रहा है, ये पूछना चाह रहा है, ये जो पोर्शन है ये लीनियर होता है, मींस ये जो कर्व है या जो पोर्शन है ये कर्व लीनियर है। दूसरा, कर्व इज नॉन लीनियर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन स्ट्रेस, मतलब कि जो स्ट्रेन में इंक्रीमेंट होता है वो स्ट्रेस के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ये डी ऑप्शन है, बोथ बी एंड सी, मतलब कि बी और सी दोनों सही हैं। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है डी, मींस बी भी सही है और सी भी सही है। आप इस फिगर को जानते होंगे, मैंने ये फिगर पिछले स्लाइड्स में दिखाई थी। ये फिगर ये शो करती है कि जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है वो किस तरह से पैदा होता है। ये आपका स्पेसिमेन रहता है, ये स्टील रॉड है जो आपने इस यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन में लगा रखी है। इस पर टेंसाइल फोर्स लगाई जाती है और इस टेंसाइल फोर्स के लगाने से जो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है या इलोंगेशन होता है, उसे आप यहाँ शो करते हैं, फोर्स को या स्ट्रेस को आप यहाँ पे शो करते हैं। तो इस तरीके से ये कर्व आता है। इस कर्व को हमने यहाँ पर दिखा रखा है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो प्रोपोर्शनल लिमिट है ए और जो इलास्टिक लिमिट है बी, उस दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है वो एक कर्व की तरह काम करता है। तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो पॉइंट ए है, जो प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट होता है, वहां तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जिस अमाउंट से आप स्ट्रेन को बढ़ाएंगे उसी अमाउंट से स्ट्रेस बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप स्ट्रेन को डबल कर देते हैं तो स्ट्रेस भी डबल हो जाता है। जब तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, मींस पॉइंट ए तक, जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, वहां तक लीनियर कर्व रहेगा। लीनियर आपका वर्ड बना है लाइन से, मतलब कि अगर आप उसका ग्राफ बनाते हैं तो ये लाइन आएगी। तो ये जो पॉइंट हो गया 0 और ए, इन दोनों को मिलाने वाली जो पोर्शन है, दिस इज अ लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी लिमिट आती है, मतलब कि ये सीमा यहाँ तक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे ये लाइन खत्म हो जाती है और इसके बाद यहां से हमारा एक कर्व स्टार्ट होता है। ए से लेके बी तक आपका कर्व स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फ्रॉम प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब ए पॉइंट के बाद की ये बात कर रहा है। तो कर्व इज लीनियर, मतलब कि जो आपका कर्व है लीनियर है। ये बात हो गई आपकी गलत, क्योंकि लीनियर रहता है सिर्फ ओ से ए के बीच में और ए के बाद स्टार्ट हो जाता है नॉन लीनियर। दूसरी बात आती है कर्व इज नॉन लीनियर, ये बात इसकी सही हुई जो कि हमने अभी भी डिस्कस किया। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन स्ट्रेस, ये बात सही है। अब ये किस तरह से सही होती है उसको हम जरा देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो कर्व है 0 A B C, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। इधर आप देख सकते हैं ये जो इसका वाई एक्सिस है, मैं इस कर्व की बात कर रहा हूँ। दिस इज यहाँ पर स्ट्रेस अगर हम मान लें और इधर अगर हम स्ट्रेन मान लें, तो ये कर्व जो है स्टार्टिंग में लगभग यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम कर रहा है और फिर इसके बाद इसमें यहाँ पर एक कर्व आ जा रहा है। तो लेट्स सी ये पॉइंट है ए और इसके बाद आपका पॉइंट स्टार्ट हो जाता है बी। जितना स्ट्रेन बढ़ाया उतना ही यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब कि जिस अमाउंट से या जिस फैक्टर से स्ट्रेन बढ़ेगा उसी फैक्टर से स्ट्रेस भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पोर्शन में आ जाते हैं, ए से बी का जो पोर्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने स्ट्रेन आपने ज्यादा बढ़ाया और स्ट्रेस आपका कम बढ़ा। या आप अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें
कम स्ट्रेस के बढ़ाने से ही स्ट्रेन आप देख लीजिए कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये कर्व की खास बात होती है। कर्व आपका अगर इस तरीके से है तो स्ट्रेन आपका ज्यादा इंक्रीज होगा स्ट्रेस के मुकाबले, और अगर कर्व आपका इस तरीके का होता, मीन्स अगर ये कर्व ऐसे ना जाके ये आपका कर्व इस तरह जाता, तो इस वाले केस में क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करता, लेकिन जो स्ट्रेन है वो कम इंक्रीज करता। ठीक है, तो इसके दो आपके ऑप्शन सही हो गए, एक तो आपका बी और एक आपका सी। तो जो इन दोनों को ऑप्शन को मिलाने वाला है आपका बोथ बी एंड सी। तो हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर। रीजन एडी, इस कर्व की बात करें तो इस ए से लेके डी तक की बात हो रही है। बियॉन्ड ए मतलब ए के बाद स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर रैपिडली एज कंपेयर टू स्ट्रेस, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी दो ऑर्डिनेट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर्व लिया, मैंने ये दो ऑर्डिनेट ले लिए इस तरीके से, और इनको मैंने एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर लिया। तो आप सीधे से देख सकते हैं जो y की वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और x की वैल्यू कम बढ़ रही है। तो इससे आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इफ स्पेसिमेन इज अनलोडेड एट पॉइंट P, मतलब कि जो इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है, अगर यहाँ पर हम अनलोड कर दें तो इस अनलोड की वजह से क्या होगा, जो अनलोडिंग कर्व है आपका BAO होगा, मीन्स जो आपका लोडिंग कर्व था वही आपका अनलोडिंग कर्व होगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी ये इलास्टिक स्टेज में मटेरियल पर अगर लोड लगाकर छोड़ दिया जाए तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। अगर यही काम ये प्लास्टिक रेंज में होता तो ये अपनी पुरानी पोजीशन में इस तरह से नहीं आता, वो आपका इस तरीके से वापस लौटता और इसमें इतना स्ट्रेन या रेजिडुअल स्ट्रेन आता। ये हम आगे चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया है इन एमएस टेंशन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो माइल्ड स्टील का टेंशन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, उसमें यील्ड स्ट्रेस है वो किसके द्वारा दिया जाता है। A upper yield point, B lower yield point, C stress increases more rapidly than strain। कर्व में स्ट्रेस स्ट्रेन के मुकाबले अधिक बढ़ने लगे तो आपका यील्ड स्ट्रेस आता है, या डी बोथ P एंड C। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है लोअर यील्ड पॉइंट। तो अभी हम देखते हैं ये किस तरीके से सही हुआ। तो इसके लिए हमें थोड़ी कुछ बातें हमें देखनी पड़ेगी। हम रीजन ए डी की बात हम फिर से कर रहे हैं। ये जो ए डी वाला रीजन है, इसमें अपर यील्ड पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है इसे हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और जो डी पॉइंट है इसे हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट है ए बी सी डी, ये आपस में इतने नजदीक होते हैं कि लगभग एक दूसरे के ऊपर पड़ते हैं, लेकिन अगर हमें इन्हें डिटेल में डिस्कस करना है तो हम थोड़ा सा इन्हें दूर दूर दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर्व इस तरीके से बनाऊं तो ये वाला जो पोर्शन है यहीं पे आपका ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो इस तरीके से आता है। ठीक है, तो जो अपर यील्ड पॉइंट होता है करस्पॉन्ड्स टू द लोड रीच जस्ट बिफोर द यील्ड स्टार्ट, मतलब कि आपकी जो यील्ड है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है और इससे पहला आपका पॉइंट क्या आ रहा है, सी। ठीक है, तो सी पॉइंट यील्ड स्टार्ट होने से पहले का पॉइंट है। जो लोअर यील्ड पॉइंट है करस्पॉन्ड्स टू द लोड रिक्वायर्ड टू मेंटेन यील्ड, मतलब कि जो डी पॉइंट पर जो स्ट्रेस है, माइल्ड स्टील के केस में ये स्ट्रेस कितना होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से दिखा रखा है, दिस इज 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब कि इतना स्ट्रेस आपको लगा कर रखना पड़ेगा तो ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है या ये जो यील्ड स्ट्रेन है वो आपका पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो लोअर यील्ड पॉइंट है वो आपका यील्ड स्ट्रेस को देता है और वॉल्यूम जो स्पेसिमेन का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया इन द माइल्ड स्टील टेंशन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन, मतलब जो माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसमें जो प्लास्टिक स्ट्रेन आता है जो कि यील्ड स्ट्रेस के लगाने के बाद स्टार्ट होता है, और जो इलास्टिक स्ट्रेन है इलास्टिक लिमिट से नीचे की अगर हम बात करें तो उन दोनों का रेशियो कितना होगा। तो इसका आंसर है 10 to 15। तो हम देखते हैं कि किस तरह से आता है। तो सबसे पहली बात इसमें हमें रीजन DE जो नेक्स्ट रीजन है माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो यील्ड रीजन है या यील्ड प्लेट्यू भी इसे बोलते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। दूसरी बात इसमें क्या है, लार्ज स्ट्रेन विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस। इसमें होता क्या है कि स्ट्रेस में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, मतलब कि वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्ट्रेन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं पॉइंट डी पर स्ट्रेस कितना है, ये जो डॉटेड लाइन है ये शो करती है यील्ड स्ट्रेस है, यहाँ पर माइल्ड स्टील के केस में होता है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आपने ये कांस्टेंट स्ट्रेस रख
रख रखा है और आपका जो स्ट्रेन है वो 0.12 से बढ़कर कहां तक पहुंच गया है, यहां तक 1.2 से 1.8% के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं जो डी पॉइंट है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है डी पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है यहाँ पर, और ई पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है यहाँ पर। 0.1.2% से बढ़ के ये पहुंच गया 1.4% पे। तो अगर आप इनका रेशियो लेते हो तो आप ये एस्टिमेट कर सकते हो जो प्लास्टिक स्ट्रेन है, मतलब कि यहां से यहां तक जो स्ट्रेन आ रहा है वो इलास्टिक स्ट्रेन, मतलब कि जो ए पॉइंट है इलास्टिक लिमिट है, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं तो यहां से यहां तक, मतलब कि ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक इसके 10 से 15 गुना के बराबर है। जो प्लास्टिक स्ट्रेन है आपका इलास्टिक स्ट्रेन के 10 to 15 टाइम्स के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन माइल्ड स्टील टेंशन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन बिलो which of these region represent strain hardening। ये कह रहा है जो माइल्ड स्टील का टेंशन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो कि नीचे दिया हुआ है, उसमें ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा पोर्शन स्ट्रेन हार्डनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ए सी रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ए से सी के बीच का पोर्शन, डी ई रिप्रेजेंट करता है, या ई एफ रिप्रेजेंट करता है, या एफ जी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ई एफ, मतलब कि जो यील्ड प्लेटो खत्म होने के बाद जो ये वाला जो पोर्शन स्टार्ट होता है इसे बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। थोड़ा तो जो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है दिस इज आपका ई एफ। अब ये स्ट्रेन हार्डनिंग का क्या मतलब है? इसमें चेंज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? इस फिगर को देखिए, मैं यहाँ पर बना रखी है, इसमें आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपने जो इसमें स्ट्रेस लगाया इतना लगा दिया कि स्ट्रेन हार्डनिंग वाले रीजन में पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल ये मैंने जो डॉट दिखा रखे हैं ये एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ये छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जब आपने इस पर स्ट्रेस लगाया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस या स्ट्रेन लगाया, तो इनकी जो आपस की जो पोजीशन है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो या जो इनके अणु हैं, जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, इनकी जो पोजीशन है वो अब थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है चेंज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से स्ट्रेन हार्डनिंग पैदा होती है। अब इसमें होता गया इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फर्दर डिफॉर्मेशन, मतलब कि जो आपने डिफॉर्मेशन पैदा करी है उसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि स्ट्रेस और ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस तीसरे पॉइंट को समझने के लिए हमें ग्राफ पर जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ई पॉइंट के करस्पॉन्डिंग या ई पॉइंट के अनुसार स्ट्रेस कितना है, ये आप देख सकते हैं 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब कि जो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है वो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर के स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस लगाने पर पैदा होगा। यहां से आप अगर हम इसे 3 हिस्सों में बांटे, 0 से यहां तक और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, आप देख सकते हैं जो पहला पोर्शन है ओ से लेके सी तक, आप यहां पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, स्ट्रेन भी आ रहा है। जो ये यील्ड वाला रीजन, इसमें क्या है, आपने स्ट्रेस कांस्टेंट रखा तो आपका स्ट्रेन काफी ज्यादा आया। अब यहां पर क्या है, स्ट्रेन भी, स्ट्रेस अगर आप बढ़ाते हैं तो ही आपका स्ट्रेन पैदा हो रहा है। जो मतलब पहली वाली सिचुएशन है लगभग कुछ ऐसी ही सिचुएशन आ गई। फर्क इसमें क्या है, यहां पर स्ट्रेस पहले के मुकाबले ज्यादा है। ये इसकी लिमिट मतलब कि 0 से लेके 250 तक है और ये 250 के बाद स्टार्ट होता है, मतलब कि जब यील्ड डिफॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद की बात है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या दिया गया है, इन माइल्ड स्टील टेंशन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन बिलो, मतलब कि जो नीचे हमने कर्व दे रखा है इसी कर्व के बारे में ये क्वेश्चन है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर नेकिंग स्टार्ट, मतलब कि जो नेक है वो कहां से बनना स्टार्ट होती है। पॉइंट डी की बात कर रहा है या पॉइंट ई से होता है या पॉइंट एफ से या पॉइंट जी से, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर अभी हम देखते हैं। इसका आंसर है सी, एफ पॉइंट है, यहां से हमारी नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट एफ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब कि ये जो इस पूरे कर्व में जो सबसे टॉप का पॉइंट है, मींस इसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है, उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से आपकी नेकिंग स्टार्ट होगा। हम नेकिंग के बारे में हम जान लेते हैं, पर ये जो रीजन एफ जी है उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो पॉइंट एफ है, ठीक है, ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसकी बात हो रही है। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना है, लगभग 15% है, यहाँ 10 से 15%, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 500, लगभग 500 के आसपास होता है। आप देख सकते हैं जो माइल्ड स्टील जो होता है उसका जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस होता है लगभग इसके दुगने के बराबर होता है। और नेकिंग स्टार्ट आफ्टर दिस पॉइंट, इसी की इन्होंने बात की थी। फिर बात आती है पॉइंट जी। ये जो पॉइंट जी है इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब कि यहाँ पर मटेरियल आकर टूट जाता है। यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी मतलब यहाँ के इसके आगे आपका कर्व नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका मटेरियल टूट चुका है।
अब थोड़ा सा नेकिंग को और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो मैंने यहाँ पर फिगर बना रखी है, यहाँ पर देखिए ये स्पेसिमेन बिल्कुल नया है, यहाँ पर हमने कोई टेंशन नहीं लगाई है। जब आप इस पर टेंशन लगाओगे यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन में रखकर, तो ये जब टूटने वाला होगा उससे पहले यहाँ पर एक नेक का मतलब ये जो गले वाला पोर्शन होता है उसे नेक बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे नेक बोलते हैं, गला। यहाँ पर ये एरिया सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो नेक बनी है या जो गला बना है, यहाँ पर एरिया कम से कम सबसे कम है। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि आपने एरिया कम कर दिया है तो स्ट्रेस यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस पूरे स्पेसिमेन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पर आ रहा है, इस वजह से ये ब्रेक भी यहाँ पर होता है। अब इस नेकिंग की वजह से फेलियर कैसा होता है, अगर मैं इस दोनों हिस्सों को अलग करके थोड़ा सा इन्हें माइक्रोस्कोप में देखूं या बड़ा करके देखूं, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं कप। आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज कप एंड दिस इज कोन, मींस ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर फिट हो रखा था, तो इसे बोलना है कप एंड कोन फेलियर। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक्स पर। सबसे पहली लाइन ये दी गई है, shear is primarily responsible for the failure of ductile material। मतलब ये जो डक्टाइल मटेरियल है, जैसे माइल्ड स्टील जो होता है उसे डक्टाइल मटेरियल माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें यील्ड प्लेटिव होता है, तो जो भी मटेरियल जिसमें यील्ड डिफॉर्मेशन होती है उसे हम डक्टाइल मटेरियल कह देते हैं। तो इस डक्टाइल मटेरियल का जो फेलियर होता है वो शीयर की वजह से होता है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये शीयर का क्या सीन है, मतलब ये शीयर क्या चीज होती है। तो एक चीज हमने समझ ली है, क्या समझ लिया है कि ये जो ब्रोकन एंड न्यू टेस्ट पीस है इसमें ये वाला पोर्शन होता है कप, और इसमें से बाहर निकल के जो जाता है उसे बोलते हैं हम कोन, मींस दिस इज कोन एंड दिस इज कप, ठीक। ये हम लोड तो एक्सियल लगा रहे हैं, अब ये शीयर कहाँ से आ गया थोड़ा ये देखना रहेगा। ये शैंपेन की बोतल है, इसमें ये जो है दिस इज कॉर्क, इसे कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक तरीके से देखते हैं जब इस कॉर्क पर आप बाहर की तरफ टेंशन लगाते हैं या इसे बाहर की तरफ निकाला जाता है, तो इस फिगर की बात करते हैं, इस फिगर पे आ जाइए। तो जब आप इस पर बाहर की तरफ टेंशन लगाएंगे तो ये जो सरफेस है इसकी, ठीक है, ये जो कॉर्क की बाहर वाली सरफेस है और जो बॉटल की जो अंदर वाली सरफेस है, ठीक है, इनमें फ्रिक्शन की वजह से स्लाइडिंग मूवमेंट पैदा होगा। मतलब कि ये जो दो सरफेस हैं कॉर्क की बाहर वाली और बॉटल की अंदर वाली, जो कि पहले कांटेक्ट में थी जब बॉटल बंद थी, तो जब आप इसे बाहर खोल कर निकालोगे तो ये एक दूसरे से स्लाइड करते हुए निकलेंगे, काइंड ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरीके का जब डिफॉर्मेशन आती है, इस तरीके का जब मूवमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शीयर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कप एंड कोन फेलियर में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये कोन वाला इलाका है, ये जो कोन वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो वो इस पोर्शन से बाहर निकला है थोड़ा स्लाइडिंग मूवमेंट करते हुए, ठीक है। तो काइंड ऑफ क्या जनरेट हो रहा है, इसे बोलते हैं हम शीयर, ठीक है। तो जब भी कोई दो सरफेस आपस में स्लाइडिंग करती हुई मूवमेंट करती हैं तो ये जो यहाँ पर जो स्ट्रेस पैदा होता है उसे बोलते हैं हम शीयर स्ट्रेस, ठीक है। तो अब हम बाकी के पॉइंट देखते हैं। अंडर एन एक्सियल लोड शीयर स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम एट 45 डिग्री टू एक्सियल लोड। अब ये क्या, तो हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। अंडर एन एक्सियल लोड, किसी एक्सियल लोड के अंदर, एक्सियल लोड क्या होता है, एक तो आपका टेंशन होता है जो आप यहाँ पर देख रहे थे, और एक होता है आपका कंप्रेशन, ठीक है। तो शीयर स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम एट 45 डिग्री टू एक्सियल लोड। अब हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। वैसे ये एक अलग पूरा ही अलग एक कंसेप्ट है जिसमें मोर सर्कल और ये सारी चीजें आती हैं, पर फिलहाल के लिए हमें इस बात को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात आपको एक ये ध्यान रखनी है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट किस लिए पढ़ाया जाता है। बेसिकली कोई मटेरियल अगर आप उस पर टेंशन या कंप्रेशन लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टेंशन में ही फेल होगा या कंप्रेशन में ही फेल होगा। हो सकता है टेंशन लगाने की वजह से वो शीयर में फेल हो जाए, हो सकता है वो कंप्रेशन में फेल हो। आपने किसी पर टेंशन लगाया तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा उसमें शीयर कितना आ रहा है, उसमें कंप्रेशन कितना आ रहा है, उसमें बाकी जो स्ट्रेसेस हैं कितने आ रहे हैं। अगर वो उसकी स्ट्रेंथ से ऊपर बढ़ गया, जो उसकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इस फिगर को देखिए जो मैंने सेकंड फिगर बना रखी है, ये एक स्पेसिमेन है, इस पर आपने कंप्रेशन फोर्स लगा रखी है, तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से फेल हो रहा है। ये आपका हुआ शीयर में फेलियर। क्यों? क्योंकि जो इसकी शीयर स्ट्रेंथ है वो कम है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इस वजह से शीयर में फेल करेगा। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये है आपने आरसीसी मींस रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं,
ये एक स्पेसिमेन होता है कंक्रीट का, इस पर आप ऐसे एक कंप्रेसिव लोड लगाते हो, ये सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन पे, ठीक है। अब होता क्या है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होती है बट टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। जब आप इस पे ऐसे लोड लगाओगे ऊपर से कंप्रेशन, तो ये बाहर की तरफ फैलना चाहेगा, तो इसमें इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें क्रैक पड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि कंप्रेशन की वजह से मटेरियल किस में फेल हुआ, टेंशन में, ठीक है। तो आप जो भी लोड लगाओ, नो मैटर टेंशन, कंप्रेशन, शियर, टॉर्शन और बेंडिंग, आपको अलग अलग स्ट्रेसेस जो उस पर आ रहे हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से फेल हो सकता है। ये सभी वैसे आगे की चीजें हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये सबसे पहली फिगर जो है, यहाँ पर आपने टेंशन लगा रखा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे शियर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल पे जब आप टेंशन लगाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से फेल होता है। तो कहने की कुल बात यह है कि अगर आप किसी पर टेंशन लोड लगाते हो और इस टेंशन की वजह से जो उसमें शियर जनरेट हो रहा है, तो वो शियर स्ट्रेस फेलियर का कारण बन सकता है टेंशन में फेल होने से पहले ही, यदि मटेरियल जो है आपका शियर में बहुत ज्यादा कमजोर है टेंशन के मुकाबले। सीधी सी बात है ये। चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, शियर स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम एट 45 डिग्री टू द एक्सियल लोड। तो पहली बात तो ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में क्या है, मैंने ये एक स्पेसिमेन लिया हुआ है, इस पर मैंने यहाँ पर टेंशन लगा रखी है, ठीक है। तो एक सेक्शन लेते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये PQ सेक्शन लिया है। अगर इस PQ सेक्शन पर मैं स्ट्रेस दिखाऊं या फोर्सेस दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आएंगी। तो अब इस फोर्स को मैंने यहाँ पर 2 डायमेंशन में, ये 3D है, ये 2D है, 2D में मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। तो ये जो P फोर्स आ रही है, अब हम इस फिगर पे आ जाते हैं, ये जो राइट में दी हुई है, ये जो P फोर्स है, अगर आप इसके कंपोनेंट निकालते हो तो एक तो परपेंडिकुलर आता है, इसे बोलते हैं, और एक ये शियर आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी कि इस फोर्स की वजह से, ये जो V फोर्स है इसकी वजह से शियर जनरेट होगा, और ये जो N है जो नॉर्मल है, इसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस पैदा होगा। तो कुल मिला के ये फिगर ये समझाना चाह रही है कि अगर आप किसी मटेरियल पर टेंशन लगा रहे हो तो जो मटेरियल है उसमें शियर भी जनरेट हो सकता है, उसमें बहुत सारी चीजें जनरेट हो सकती हैं। तो ये एक पूरा ही अलग चैप्टर है, बस ये एक थोड़ा सा व्यू दे रहा है कि किस तरीके से होता है। और एक बात और ये कहना चाह रहा है कि अंडर एन एक्सियल लोड, चाहे टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, जो शियर स्ट्रेस है वो एक्सियल लोड से 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अगर आपका मटेरियल शियर स्ट्रेस में कमजोर है तो फिर वो उसमें फेल कर जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये जो लोड था यहाँ पर ये इस मटेरियल के ऊपर पड़ रहा है, तो लोड की जो डायरेक्शन है उससे 45 डिग्री पर, लोड की जो डायरेक्शन है उससे 45 डिग्री पर शियर मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 45 डिग्री का ये एंगल हो गया और ये मटेरियल इस तरह से फेल कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। खैर, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये कप एंड कोन फेलियर है जो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, दिस इज कप एंड दिस इज कोन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है और ये वाली जो सरफेस है, ये कोन की सरफेस है, इस कप में से स्लाइड करते हुए बाहर की तरफ निकल रही है। मतलब कि किस तरीके का फेलियर हुआ, शियर। जब भी दो सरफेस आपस में पैरेलल मूव करती हैं तो वहां पर शियर होता है, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो दूसरी बात इसमें आप ये एंगल भी देख सकते हैं कि ये जो एक्सियल डायरेक्शन है उससे जो ये एंगल कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री का बन रहा है, और इधर भी कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग 45 का एंगल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि शियर स्ट्रेस एक्सियल लोड से 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। और ये बात है सिर्फ एक्सियल लोड की, मतलब कि आपने सिर्फ इस पर या तो टेंशन लगाओ या कंप्रेशन लगाओ। अगर आपने इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी लगा दिया तो फिर चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, उसके लिए हमें मोर सर्कल या बाकी थ्योरी को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया इज 50%, मतलब कि जो एरिया है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, 50%। मतलब कि जो नेकिंग वाला इलाका है, जो स्टार्टिंग में जो एरिया था उसका कितना रह जाता है, लगभग 50%, ठीक है। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में दिया है इफ द कार्बन कंटेंट इन द स्टील इज इंक्रीज, यदि स्टील बनाने में जो कार्बन कंटेंट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं
हमारे स्टील में क्या क्या डलता है, आयरन डलता है, और आयरन के साथ क्या डलता है, कार्बन। तो ये जो कार्बन है अगर हम इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है फ्रैक्चर स्ट्रेन, जो है जिस स्ट्रेन पर फ्रैक्चर होता है वो कम हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस इंक्रीज होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस इंक्रीज होगा, या सारे ही होंगे। तो इसका क्या होना चाहिए आंसर? तो हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी, ऑल अबव। कार्बन कंटेंट बढ़ाने से ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। चलो देखते हैं अब ये ऐसा कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज है फ्रैक्चर स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन परसेंटेज कार्बन प्रेजेंट इन स्टील। पहली बात को समझने के लिए सब ये फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या होता है? फ्रैक्चर स्ट्रेन होता है जिस स्ट्रेन पर आकर मटेरियल टूटता है। फॉर एग्जांपल ये माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, इसका जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो लगभग इसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक, अब माइल्ड स्टील से ऊपर आता है आपका HYSD बार, इनमें परसेंटेज कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। Fe250 से ज्यादा कार्बन होता है Fe415 में, और Fe500 में उससे ज्यादा होता है। तो इसमें बात क्या है? इसमें बात यह है जो माइल्ड स्टील है उसका फ्रैक्चर स्ट्रेन आप देख लीजिए ज्यादा है, जो HYSD बार है इनका फ्रैक्चर स्ट्रेन आप देख लीजिए कम है, और जो Fe500 है उसका जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो इन सब में सबसे कम है। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं मटेरियल स्ट्रांग होता चला जाता है, और फिर वो ब्रेक स्ट्रेन लगाने पर ही वो ब्रेक हो जाता है। अब हम ये सारी बातें यहाँ पर समराइज करेंगे। जैसे आप कार्बन कंटेंट बढ़ाते हो तो फ्रैक्चर स्ट्रेन डिक्रीज होता है, ये हमने देख लिया। यील्ड स्ट्रेस इंक्रीज होता है। अब यील्ड स्ट्रेस का मामला थोड़ा हम यील्ड स्ट्रेस देख लेते हैं किस तरीके से इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील के केस में यील्ड स्ट्रेस होता है आपका 250, ठीक है, और ये जो Fe415 का कर्व है वो लगभग रहता है 415, और जो Fe500 है इसका जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो आपका Fe500। तो एक चीज हमें इस ग्राफ से समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? जैसे जैसे आप कार्बन की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे यील्ड स्ट्रेस भी बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कार्बन की मात्रा बढ़ाने से अल्टीमेट स्ट्रेस भी बढ़ता है। अब ये कैसे हुआ? आप माइल्ड स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट ये होता है जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है किसी कर्व का, उसे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोलते हैं। Fe415 के केस में अल्टीमेट स्ट्रेस इतना है, Fe500 के केस में इतना है। तो सीधी सी बात है जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ा रहे हो उसी तरीके से आपका जो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अब आखिरी बात आती है जो कार्बन की मात्रा है अगर बढ़ाते हैं तो जो ब्रिटलनेस है या भंगुरता है वो भी बढ़ती चली जाती है। ये ब्रिटल का क्या मतलब होता है? जैसे ग्लास होता है, ग्लास का मतलब कांच, अगर आप इस कांच पर चोट मारते हो तो ये तुरंत छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले कॉपर डक्टाइल मटेरियल होता है, मतलब कि आप इसे डक्ट में या तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कार्बन कंटेंट बढ़ाने से क्या होता है? वो ब्रिटलनेस उसकी बढ़ती चली जाती है, मतलब वो भंगुर होता चला जाता है, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है, ज्यादा रिजिड होता चला जाता है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ऑल ग्रेड ऑफ स्टील हैव सेम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, इसमें क्या दिया गया है? ऑल ग्रेड ऑफ स्टील, मतलब कि जितने भी Fe500, Fe415, Fe250 उनका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होता है। तो मैंने अभी पिछली वीडियोस में बनाया था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस तरह से निकाला जाता है। आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक अगर हम बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर आप इस कर्व को देखें या इस कर्व को देखें, ये वाला जो Fe250 का कर्व है, तो इसमें अगर मैं tan थीटा निकालता हूँ, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो अगर आप tan थीटा निकालोगे तो ये tan थीटा किसके बराबर होगा? ये हो गया आपका सिग्मा, मतलब कैसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका स्ट्रेन बेस। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया? आपका सिग्मा बाई ई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो इनिशियल पोर्शन है इलास्टिक लिमिट तक, या कहना चाहिए प्रोपोर्शनल लिमिट तक, इसका जो स्लोप है वो आपको क्या बताता है? स्लोप या ढाल आपको बताता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ठीक है, ये बात सही है। तो जो आप देख सकते हैं जो इनिशियल पोर्शन है इन सभी कर्व्स का वो सेम है, बिल्कुल सेम है लगभग। तो जो Fe250 है उसका स्लोप या ढाल सेम है, Fe415 का इनिशियल ढाल सेम है या स्लोप सेम है, Fe500 का भी सेम है। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं ऑल ग्रेड ऑफ स्टील हैव द सेम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर ऑल स्टील। तो हम चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में पूछा है इन माइल्ड स्टील कंप्रेशन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लो, उस पर कंप्रेशन लगाओ तो जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से लाइज बिलो, मतलब नीचे आता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से कॉन्साइड करता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर।
और तीसरा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लाइज अबव द एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो इंजीनियरिंग का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर होता है। तो यह चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। मैंने इन दोनों के बारे में पिछली वीडियोस में बताया। इंजीनियरिंग स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, एक्चुअल स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, तो अभी हम देखते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन का आंसर है सी। जो इंजीनियरिंग का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अबव मतलब के ऊपर रहता है, लाइज अबव। ठीक, तो अब हम थोड़ा देखते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहली बात, कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल ये मैंने माइल्ड स्टील का एक स्पेसिमेन ले रखा है, ये एक प्रिज्मेटिक रेक्टेंगुलर सेक्शन वाली एक बार है, इस पर मैंने कंप्रेशन लगाया, कंप्रेशन फोर्स ऊपर नीचे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रख के। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जनरली क्या होता है कि इस तरीके से करने से इसका जो क्रॉस सेक्शनल का एरिया है वो बढ़ता है। ये डिपेंड करता है वैसे पॉइजन रेशियो पर, लेकिन स्टील के केस में ऐसा होता है। तो ये जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, स्टार्टिंग में इसका एरिया था A0 और जब आप इस पर कंप्रेशन लगाते हो तो इसका एरिया बढ़कर हो जाता है A। तो जब आप इंजीनियरिंग कर्व ड्रॉ कर रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसके लिए जो आप स्ट्रेस लेते हो वो होता है आपका लोड या फोर्स अपॉन A0 मतलब ओरिजिनल एरिया। ये पूरा कर्व जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है इनिशियल एरिया या प्रारंभिक एरिया लेके, ठीक है। और जो एक्चुअल कर्व होता है उसके केस में स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है आपका F अपॉन A, मींस जो एरिया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे कुछ टाइम बाद इसका एरिया बढ़कर A हो गया तो आपने वो बढ़ा हुआ एरिया लिखा है। और इंजीनियरिंग कर्व में जो पहले था वही रहेगा। हम मान के चलते हैं इंजीनियरिंग कर्व में कि एरिया में इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, तो अगर हम ये अज्यूम कर लें या मान लें कि भाई इसका A0 कांस्टेंट है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया। अब बात आती है जो एक्चुअल कर्व है उसमें, क्योंकि एरिया लोड जैसे हम लगाएंगे तो टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा, और क्योंकि एरिया बढ़ रहा है इस वजह से स्ट्रेस आपका कम होता चला जाएगा। तो आप देखो जो एक्चुअल कर्व है उसमें स्ट्रेस धीरे धीरे जैसे एरिया बढ़ा तो ये इंजीनियरिंग कर्व के मुकाबले कम होता चला जा रहा है। और इंजीनियरिंग कर्व है उसमें A0 कांस्टेंट है, तो इस वजह से जो स्ट्रेस है इस एक्चुअल कर्व के स्ट्रेस के मुकाबले ज्यादा आता है। तो इस वजह से जो इंजीनियरिंग कर्व है वो आपका ऊपर रहता है और एक्चुअल कर्व आपका नीचे रहता है। किसके केस में, कंप्रेशन के केस में। और अगर यही बात टेंशन की होती तो टेंशन के केस में इंजीनियरिंग कर्व नीचे आता है और एक्चुअल कर्व आपका ऊपर आता है, ठीक। और दूसरी बात आती है इसमें कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील में जो आपको ध्यान रखना है, जो यील्ड स्ट्रेस है 263 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, टेंशन के केस में 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, लगभग बराबर ही है, ज्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं है, स्लाइटली ग्रेटर देन टेंशन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्रेशन और टेंशन सेम रहता है। आखिरी बात, नो नेकिंग। इसमें नेकिंग का केस नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। अगर ये यहाँ पर देखा था जब इस मटेरियल पर हमने टेंशन लगाया था तो यहाँ पर खिंचाव की वजह से ये एरिया कम हो गया था, इसे ही नेकिंग बोला जाता है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम कंप्रेशन लगा रहे हैं जिससे इसका एरिया बढ़ता चला जा रहा है, तो नेकिंग का केस इसमें नहीं आता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन इलास्टिक रेंज वॉल्यूम ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। फॉर एग्जांपल ये कोई माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, इस पर आपने टेंशन फोर्स लगा रखी है और जिसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है वो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है। तो इलास्टिक रेंज की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है तो वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, तो ये वॉल्यूम पूछना चाह रहा है। इंक्रीजेस ड्यूरिंग टेंशन, मतलब टेंशन जब लगाते हैं तो इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग ड्यूरिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन के दौरान भी इंक्रीज होता है, क्या ऐसा है। दूसरा, टेंशन के दौरान डिक्रीज होता है, कंप्रेशन के दौरान डिक्रीज होता है, टेंशन के दौरान डिक्रीज होता है, कंप्रेशन के दौरान इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस ड्यूरिंग टेंशन एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग कंप्रेशन, मतलब ये सभी ऑप्शन है, इनमें से क्या सही होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर? तो इसका आंसर है इंक्रीजेस ड्यूरिंग टेंशन एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग कंप्रेशन। मतलब कि अगर कंप्रेशन लग रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाता है और अगर टेंशन लग रहा है तो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये मैंने सभी माइल्ड स्टील स्पेसिमेन लिए हैं, पहले वाले पर मैंने टेंशन लगाया तो इसकी लेंथ इंक्रीज हुई, थोड़ा सा एरिया कम हुआ, ओवरऑल इफेक्ट जो आया जो वॉल्यूम में जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आया। कंप्रेशन अगर हम इसी स्पेसिमेन पर कंप्रेशन लगाते तो इसकी लेंथ कम हो जाती, थोड़ा सा एरिया बढ़ जाता, लेकिन ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो कंप्रेशन के केस में कम हो जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी रहेंगी। अब थोड़ा सा हम इसे आगे एनालाइज करते हैं। रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जो ट्रू स्ट्रेस होता है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसको हम देखते हैं क्या होता है। ट्रू स्ट्रेस एक और बार फटाफट बता दूं, ट्रू स्ट्रेस में जो आप स्ट्रेस निकालते हो फोर्स अपॉन एरिया जो समय के साथ बदल रहा है वो रखा जाता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में जो आप
एरिया लेते हो वो फोर्स अपॉन ए नॉट, मतलब जो प्रारंभिक एरिया है वो लिया जाता है। ठीक, अगली इंपॉर्टेंट बात है, वॉल्यूम ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन इन इलास्टिक रेंज इंक्रीजेस ड्यूरिंग टेंशन एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग कंप्रेशन। हम इस बात को समझ चुके हैं। तीसरी बात आती है इसमें, इन प्लास्टिक जोन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर प्लास्टिक जोन की बात कर रहे हैं, माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसमें ये जो ये वाला पोर्शन है जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर प्लास्टिक जोन होता है। अगर हम इस केस की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंजेस, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। अब बात आती है जो हमें रिलेशन निकालना है ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में, हम उसमें एक छोटा सा assumption लेके चलेंगे या मानकर चलेंगे, इफ वॉल्यूम चेंजेस आर इग्नोर्ड इन इलास्टिक जोन। जो इलास्टिक जोन है, इलास्टिक जोन मतलब के यहां से लेके इलास्टिक लिमिट तक हम उसमें मान के चलते हैं कि वॉल्यूम चेंजेस आर नेग्लिजिबल। वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है कम हो रहा है, क्योंकि जो आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकालते हो तो वैसे ही आप एरिया कांस्टेंट मानकर चलते हो, तो फिर वही कर ले, चलो भाई वॉल्यूम चेंज हम इग्नोर कर देते हैं तो चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो प्रारंभिक वॉल्यूम है इस स्पेसिमेन का वो, और जब आप इस पर टेंशन लगाते हैं, टेंशन लगाने की वजह से इसकी जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, एरिया में डिक्रीमेंट होता है, इसकी वजह से जो वॉल्यूम आता है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो प्रारंभिक वॉल्यूम हो गया आपका, आप जानते हैं वॉल्यूम किस तरह से निकाला जाता है, वॉल्यूम हमेशा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ये किसके केस में होता है, ये होता है जब आपकी प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक मतलब जिनका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, जहां पर जैसे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो इनिशियल एरिया हो गया, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम हो गया ए नॉट एल नॉट, और बाद में टेंशन लगाने के बाद हो गया ए एल। ठीक, तो ये हमारा एजम्पशन था तो हमने यहाँ पर मानकर चल लिया। तो यहाँ से जो आपका ए है वो कितना हो जाएगा, ए नॉट एल नॉट बाई एल, ये आपका एल यहाँ डिवाइड में चला गया। ठीक है, और ये जो एल है इस एल को आपने क्या किया, ये एल नॉट यहाँ ले गए नीचे, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, ए नॉट एल बाई एल नॉट। ठीक है, और जो एल है, एल होती है टेंशन लगाने के बाद की लंबाई, तो प्रारंभिक लंबाई थी आपकी एल नॉट प्लस डेल्टा एल, मतलब कि इतना इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, तो ये एल आपने यहाँ पर रखा। तो आप देख सकते हैं एल नॉट से एल नॉट को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, डेल्टा एल बाई एल नॉट क्या होता है आपका, स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये एक एक्सप्रेशन निकालना चाह रहा है। जो एक्सप्रेशन आई है ये है आपका एक्चुअल एरिया और ये हो गया आपका ओरिजिनल एरिया। तो एक्चुअल एरिया और ओरिजिनल एरिया के बीच में ये रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये आपका सॉइल मैकेनिक्स में भी इस्तेमाल होता है, जब हम ट्राइक्सियल टेस्ट कर रहे होते हैं, जब उस पर ऐसे फोर्स लगाया जाता है तो पता करते हैं ना कि भाई कितना एरिया क्या है। ठीक है, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और डिराइव ये इसी तरीके से होता है। खैर, तो सिग्मा बराबर हो गया आपका फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंट फोर्स अपॉन एरिया। तो आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, अगर ये जो ए है इसको आपने ए नॉट से मल्टीप्लाई किया, ए नॉट से डिवाइड किया तो सेम आ जाएगा। तो पी अपॉन ए नॉट 1 प्लस ई, ए नॉट को अगर आप बाहर ले लेंगे, आपने ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया है। तो सिग्मा कुल मिला के क्या आ गया, पी अपॉन ए नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ से सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट 1 प्लस ई। ये किसके, तो ये सिग्मा क्या था आपका, ये है आपका ट्रू स्ट्रेस, और सिग्मा नॉट क्या है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। इसी तरीके से अगर आप कंप्रेशन के लिए डिराइव करने की कोशिश करें तो सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट 1 माइनस एप्सिलॉन। क्या, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, अगर टेंशन का केस है तो प्लस आता है और अगर कंप्रेशन का केस है तो माइनस आता है।